Hello students, this is Neha Tiwari from Nation Studies and today we are going to learn the introduction of your next chapter, that is chapter number 3. So class 7 आपका जो chapter number 3 है it is data handling या data handling you can say, ठीक है. So सबसे पहले जो समझना होगा आपका chapter क्या है, data handling. तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, what is data? The second one is why do you need to collect the data? आपको डेटा की जरूरत क्या होती है. अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जिस जानकारी की या जिन आंकड़ों की आपको जरूरत पड़ती है उन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, डेटा. या आप कह सकते हो कि ये कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, ठीक है. जैसे अगर हमें बताना है एक सेंटेंस है, ईट चपाती आई टू लाइक. क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है. या इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ है मार्क्स आर 50% मैथ्स इन स्कोर, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं. लेकिन अगर हम इसे अरेंज करें, वेल अरेंज करेंगे तो क्या होगा, आई लाइक टू चपाती इन लंच, ठीक है. या आई लाइक टू हैव टू चपातीज इन लंच, ठीक है, या ड्यूरिंग माई लंच. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ मैं अपने लंच में, मैं अपने खाने के समय में क्या करता हूँ, 2 रोटी लेना पसंद करता हूँ, ठीक है. अगर ये है मार्क्स आई 50% मैथ्स इन स्कोर, तो अगर इसको इस तरीके से अरेंज कर दें, आई स्कोर 50% मार्क्स इन मैथ्स, आई स्कोर 50% मार्क्स इन मैथ्स. मैं मैथ्स में कैसे मार्क्स स्कोर करता हूँ, 50% स्कोर करता हूँ, और मैनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस, बहुत बार ऐसा हो जाता है. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसमें कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है कि उसको मैथ्स में केवल 50% मार्क्स डिपॉजिट करता है, इतना स्कोर कर लेता है ना, नॉट मोर देन इट. तो ये क्या होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, ये हो गई आपकी जानकारी. और इस तरीके से ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो हो गया, ये क्या कहलाता है, आपका डाटा है, डेटा कहलाता है. क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है. अगर आपको डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज डेटा. डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा क्या होता है, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. डेटा इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन का कैसा फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है. और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आप इसको टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा आप दे सकते हो, ठीक है. इस तरीके से या किसी पिक्चर को आप ड्रॉ कर देते हो आप, या फिर क्या करते हो, कोई भी एनिमेशन तैयार कर लेते हो, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, तो वो भी क्या है, डेटा ही है, ठीक है. जो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं और इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग होती है इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा. इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है. नॉन एज इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन फैच द फैक्ट्स. और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्ट निकाल सकते हैं, तथ्य निकाल सकते हैं, ठीक है. अब आप बात करते हैं डाटा हैंडलिंग या डेटा हैंडलिंग की. तो डेटा हैंडलिंग होती क्या है, डेटा हैंडलिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस. ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, ताकि वो अभी भी आप यूज कर सको या फिर हम अपने भविष्य में भी उसे उपयोग में कर सकें, ठीक है. तो डेटा हैंडलिंग क्या है, डाटा हैंडलिंग इज अ प्रोसेस टू manage the data so that it can be manipulated and saved for further use. या
यूज इन फ्यूचर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डाटा को आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसे आप चेंज कर सकते हो या बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप उस पर नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। पुराने फैक्ट्स अगर वो गलत है, ठीक है, या पुरानी इन्फॉर्मेशन कहीं से कम हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में देखो, जैसे आप सपोज लास्ट ईयर आप 6th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, तब आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट थे, तो आपके टीचर को कितना बनाना पड़ा, उनने आपकी जो अटेंडेंस शीट बनाई 40 स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड बनाया। जब कोई नया टीचर आया नेक्स्ट ईयर में, तो सपोज आपके यहाँ 2 बच्चे और इंक्रीज हो गए, तो हमने क्या किया, पुराने टेबुलर फॉर्म में नया डेटा ऐड कर दिया। उन 2 बच्चों के नाम हम और लिखेंगे ना, टीचर को लिखना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो उसने उसी डेटा को क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया, उसी को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया फिर से, और उसमें 2 नए बच्चों के नाम हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। पर हो सकता है मिड सेशन में आपके फ्रेंड के पापा का ट्रांसफर हो जाए, और ड्यूरिंग दिस, ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से उसे आपका स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब वो नेक्स्ट जगह पर जाएगा, किसी दूसरी जगह पर जाएगा और वहाँ जाके एडमिशन लेगा। तो इन दिस केस सपोज वो 5th नंबर वाला स्टूडेंट था, तो हमें क्या करना पड़ा, 5th वाले स्टूडेंट्स को हमने यहाँ से क्या किया, हटा दिया और लिस्ट को फिर से अपडेट कर दिया। उसकी जगह पर नया बच्चा आ गया, लेकिन अब हमारी क्लास का एक स्टूडेंट कम हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे चेंज करते हैं और उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसे सेव करते हैं और स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। फर्दर यूज के लिए, आने वाले उपयोग के लिए आप उसे सेव करके रखते हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज डाटा हैंडलिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। तो अगर हमें डेटा को यहाँ पर हम सीखेंगे इन टू अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल के फॉर्म में डेटा को अरेंज कर लेना, क्योंकि इस तरीके से अगर हम डेटा अरेंज करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हमें अगर डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक पहला जो होता था ट्रेडिशनल मेथड्स चलती थी, कॉपी में आप सिंपली लिख लेते थे, ठीक है। लेकिन उसको और ज़्यादा इनोवेट किया गया ताकि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया जा सके, ठीक है। और कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना ज़्यादा सार्थक होता है। तो ऐसे ही थोड़े से सिंबल के थ्रू अगर आप अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर ले रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस के लिए क्या किया गया, ग्राफिकल मेथड यूज़ की गई, ठीक है। कौन सी मेथड यूज़ की गई, ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल वेज टू रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने के ग्राफिकल वेज यूज किए गए। तो इनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है, पिक्टो चार्ट होता है, उसके साथ आपका बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आपकी जो क्लास है 7th स्टैंडर्ड में अभी हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और टैली मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, टैली मार्क। साथ ही साथ में बेटा आपके लिए लिखते भी जाना है, यू शुड नोट डाउन ऑल द डेफिनेशंस। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ में कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो भी पता होनी चाहिए। आप अपनी वीडियो को पॉज करें और पॉज करके उसे नोट करते जाए प्रॉपर, ताकि आपको क्या हो समझने में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर, आप वहां से समझ लेंगे उसे, है ना। तो ये हो गया वेरियस मेथड्स टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब अगर हम बात करें किसकी, टैली मार्क की, तो टैली मार्क्स क्या होते हैं, such type of method या such type of representation of the data where we show the data in the form of vertical and diagonal lines, ठीक है। हम वर्टिकल और डायगोनल लाइंस के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन कैसी होती है, इट इज इक्वल, लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। इस तरीके से आप लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये मार्किंग कहलाती है, कैसी मार्किंग, टैली मार्किंग, ठीक है। कौन सी मार्किंग कहलाती है हमारी, टैली मार्किंग कहलाती है। टैली मार्किंग को देखिए, यहाँ पर सपोज अगर मैं 1 लिखना है तो 1 हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इस 1 को हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल लाइन। 2 लिखना है, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 लिखना है, 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए 4 लिखना है, 1 2 3 4। अब 5 लिखना है तो आप 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 3 4 और 5th लाइन होती है डायगोनल ओवर ऑल दी
4। जो पांचवी लाइन हमारी होती है वो पहले वाली चारों लाइन पे क्या हो जाती है, डायगोनल हो जाती है। तो यहाँ पर आप 1 से लेके 4 तक सिंपल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 के ग्रुप्स बनाने के लिए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल लाइन ऊपर से ड्रॉ करते हैं। क्लियर। जैसे हमें 12 लिखना है तो 12 का मतलब होगा 10 + 2, या 12 का मतलब हो सकता है 5 + 5 + 2। तो हमें यहाँ 5 के कितने ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप्स। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और +2 है तो 1 2। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ मेथड इन विच we represent the data, और ये स्पेशली न्यूमेरिक वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करता है। We represent the data in the form of vertical lines having same length, जिनकी लेंथ कैसी होती है, यूनि लेंथ होगी या सेम लेंथ होता है ना। एंड टू रिप्रेजेंट 5, टू रिप्रेजेंट, या इसको लिख सकते हैं एंड अ डायगोनल लाइन ओवर दीज 4। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी मेथड होती है जिसमें हम यूनिक लेंथ की, सेम लेंथ की क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइनों के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको क्या करना है, 5th वाले ग्रुप को दिखाना है तो हम उसके ऊपर पहले वाली 4 लाइनों के ऊपर एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आपके लिए क्या है, आपने बोला कि मुझे 7 सब्जेक्ट है आपके, तो आपको मार्क्स कितने मिले हैं, 10 में से मार्क्स दे रहे हैं 6 7 3 6 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पर ये हो गया 6 4 5 2, ठीक है। अगर आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और 10 सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स मिले हैं 6 6 7 4 3 5 6 6 2 9, ठीक है। ये आपकी मार्किंग है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक ही बार आए हुए हैं, और कोई नंबर ऐसा है जो बहुत टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पर कौन सा नंबर है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज 6। अगर हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं 6 6 7 4 3 6 5 2 9 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 more time 6 is here, 1 2 3 4 टाइम्स ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे 6, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, अ पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। बार बार किसी भी एक ही चीज का क्या होना, रिपीट होना, उस रिपीटेशन को हम क्या बोल देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। किसी चीज का बार बार अकर होना, किसी चीज का बार बार आना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होगी, 6 की, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। 7 की फ्रीक्वेंसी 7 1 टाइम ही आया है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी, 3 की भी 1 है, 9 की भी 1 है, और 5 की भी 1 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए फ्रीक्वेंसी, और उसमें लिखिए द फिनोमिना टू, सबसे पहले हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, REQUENCY। और फ्रीक्वेंसी मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज इन टेलीमार्क। जब हम टेलीमार्क के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बताना पड़ता है, वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ती है, और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द रेपिटेशन
द नंबर ऑफ रिपीटिंग या अकरिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ अ नंबर अगेन एंड अगेन इट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ रिपीटिंग और अकरिंग ऑफ अ नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग और अकरिंग ऑफ अ नंबर या अ थिंग, किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का बार बार होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी को हम मोस्टली एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। अब सपोज जैसे अभी था, तो हमारे सब्जेक्ट्स कितने थे, 10 थे। तो हम एक कॉलम बनाएंगे सब्जेक्ट्स का, एक कॉलम बनाएंगे मार्क्स का। ठीक है, और एक कॉलम बनाएंगे फिर टेलीमार्क का, एक कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। जैसे यहाँ पे मार्क्स है, सबको सब्जेक्ट को हटा देते हैं। मार्क्स कितने थे, 6 थे, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, 5 था, 1 नहीं था, यहाँ पे 9 था और 7 था। ठीक है, तो अब इनकी पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 6 कितने टाइम आ रहा था हमारा, 4 टाइम। बाकी सारे नंबर कितने टाइम्स आ रहे थे, 1 टाइम आ रहे थे, है ना। तो 1 टाइम आ रहे थे। अगर हमें 4 बताना है तो हम पहली मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4। 1 के लिए 1 1 1 1 और 1। तो इस तरीके से एक पूरे टेबुलर फॉर्म में आपको सोल्यूशन देना पड़ता है क्वेश्चंस का। क्लियर हुआ आपके लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर हाउ मेनी टाइम्स, जितने टाइम्स वो नंबर रिपीट होता है वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। कोई नंबर जितनी बार लगातार आता जाता है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जो फर्दर वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच पाए। चलिए आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।